दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुनो कहानी हॉरर के एक नए एपिसोड में। मेरा नाम है वीरेन और आज के इस एपिसोड में मैं सुनाने वाला हूँ जेम्स हेडली चेस की सीरीज द वर्ल्ड इन माय पॉकेट का तीसरा भाग। अगर पहले दो भाग आपने नहीं सुने हैं तो चैनल में जाके सुन लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगली सुबह लगभग 11:30 बजे अपनी पुरानी लिंकन कार में जीपो किटसन के साथ रिसर्च स्टेशन के गेट से 2 मील पहले के संकरे रास्ते पर मौजूद था। जीपो को पैदल चलने से चिढ़ थी, सो किटसन ने उसे उस संकरे रास्ते पर ही उतार दिया और खुद कार को आगे ले जाकर सड़क से 2 फरलांग दूर एक पेड़ों के झुरमुट में छुपा दिया। वहां से वो पैदल वापस लौटा। तेज चटक धूप में उसका जिस्म पसीने से तरबतर था। धूल भरे टेढ़े मेढ़े रास्ते पर आगे बढ़ता हुआ वो उस संकरी जगह पर पहुंचा और आसपास की जांच करने लगा। उसने अपने इस निरीक्षण में पाया कि वहां सड़क बहुत संकरी, बहुत तंग थी, जिसके दोनों ओर 2 ढलवां चट्टानें मौजूद थी। उनका ढलान उन चट्टानों को एक पहाड़ी की सी शक्ल देता था और उनके दोनों ओर ढेर सारी घनी झाड़ियां थी जिनमें कोई भी आसानी से छुप सकता था। उस स्थान पर पहुंचकर किटसन ने चारों तरफ देखा, मगर उसे जीपो कहीं दिखाई नहीं दिया। मगर उसे यकीन था कि जीपो कहीं ना कहीं पर खड़ा होकर उसे ही देख रहा होगा। जीपो के यूं छिप जाने की वजह से किटसन थोड़ा घबरा गया था। वो इस पूरे मामले के प्रति पहले भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था और अब तो उसे यकीन हो चला था कि थॉमस और डर्कसन द्वारा आत्मसमर्पण किए जाने से पहले वहां यकीनन कोई अप्रिय घटना, कोई खून खराबा होना तय था। 6 महीने पहले बॉक्सिंग से संन्यास लेने के बाद किटसन हमेशा मॉर्गन की छत्रछाया में रहा था। अपनी आखिरी फाइट में जब किटसन को उससे कहीं कम ताकतवर लेकिन ज्यादा चुस्त और काबिल बॉक्सर ने बुरी तरह धुन कर नॉकआउट कर दिया था, तब केवल मॉर्गन ने ही उसकी मदद की थी। किटसन का मैनेजर ड्रेसिंग रूम में आकर साफ उसके मुंह पर बोल गया था कि एक बॉक्सर के रूप में उसका करियर अब खत्म था। मैनेजर के वहां से चले जाने के बाद मॉर्गन वहां पहुंचा। उस समय बेहद खस्ता हाल और अधमरे किटसन को मॉर्गन ने कपड़े पहनने में मदद की, उसे सहारा देकर स्टेडियम से बाहर अपनी कार तक पहुंचाया और आगे उसके घर ले गया। वहां अपने छोटे से गंदे कमरे में पड़े किटसन को मॉर्गन ने कहा था, बॉक्सर के रूप में तुम्हारा करियर, तुम्हारा भविष्य अब भले ही खत्म हो चुका है, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं। तुम मेरे लिए काम कर सकते हो। मैं जानता हूं कि तुम एक काबिल कार ड्राइवर हो और मैं एक गिरोह बना रहा हूं और मुझे तुम्हारे इस हुनर की जरूरत पड़ेगी। हम लोग बड़ी ही सफाई और चालाकी से अपने हर काम को अंजाम देंगे और यूं आराम से निकल जाएंगे कि किसी को पता तक नहीं चलेगा। बोलो, मेरे लिए काम करोगे? उस समय 23 साल के किटसन की तमन्ना हैवीवेट चैंपियन बनने की थी, लेकिन अब वो समझ चुका था कि वो सपना कभी पूरा नहीं होने वाला था। उस समय उसकी जेब में मात्र $20 थे और आगे का भविष्य पूरी तरह से अंधेरे में था। अपनी उस दयनीय दशा में भी मॉर्गन का वो प्रस्ताव सुनकर थोड़ा हिचकिचाया था। वो मॉर्गन को पहले से जानता था। वो जानता था कि मॉर्गन ने 15 साल जेल में गुजारे थे। उसके न्योते पर हामी भरने का सीधा मतलब था मुसीबतों को बुलावा देना, लेकिन किटसन इस कड़वी हकीकत से भी वाकिफ था कि अकेला रहकर वो अपने लिए भरपेट खाना तक नहीं कमा पाएगा और इसलिए वो मॉर्गन के गिरोह में शामिल हो गया। मॉर्गन के गैंग में शामिल होने के बाद उसने कुल मिलाकर 5 वारदातें अंजाम दी थी और नतीजे में इतना हिस्सा कमाया था कि अब वो आराम से गुजर कर रहा था। वे 5 कारनामे बेहद चतुराई से बुनी गई योजना के साथ अंजाम दिए गए थे और उनमें कोई खास खतरा भी नहीं था। पकड़े जाने पर भी उन्हें ज्यादा से ज्यादा 6 महीने की ही सजा हो सकती थी। लेकिन किटसन को अब यकीन हो चला था कि वो 5 काम किसी दूसरे बड़े काम की रिहर्सल मात्र थे। मॉर्गन छुटपुट कामों से संतोष कर लेने वाला शख्स नहीं था और किटसन जानता था कि मॉर्गन देर सवेर आगे पीछे किसी ज्यादा बड़े खतरनाक काम का प्लान जरूर बनाएगा, जिसमें 20 साल जैसी लंबी सजा का रिस्क था। जिस दौरान किटसन बॉक्सिंग की दुनिया में नाम कमाने की कोशिश कर रहा था, उसी दौरान वो उस वेलिंग आर्म्ड ट्रक एजेंसी में बतौर ड्राइवर का काम भी कर रहा था।
हालांकि उसकी वो नौकरी केवल 10 दिन ही चली थी, क्योंकि वो एजेंसी के कड़े अनुशासन का पालन नहीं कर पाया था। उसकी वर्दी बाकी साथी ड्राइवरों की तरह साफ नहीं रहती थी। वो अपने काम में कोई रुचि नहीं लेता था और वक्त का पाबंद तो वो बिल्कुल भी नहीं था। ऊपर से वो निशानेबाजी की ठीक से ट्रेनिंग भी लेने में नाकाम रहा था और नतीजे में 10वें दिन ही उसे नौकरी से जवाब मिल गया। उसकी वो नौकरी चली गई। लेकिन उन 10 दिनों में वो वहां एजेंसी में काम करने के तौर तरीके और वहां काम करने वालों के बारे में बहुत कुछ अच्छे से जान गया था। यही वजह थी कि उसे मालूम था कि थॉमस और डर्कसन समर्पण नहीं करने वाले, बल्कि वो हाथापाई में उतर आएंगे या फिर गोलीबारी, जिसमें किसी की जान जाना तय था। ऊपर से अगर पकड़ लिए गए तो कम से कम 20 सालों की सजा या सजाए मौत। और यही वजह थी मॉर्गन ने जब इस काम की सिर्फ चर्चा ही की थी, तभी से किटसन इस खतरनाक मामले के खिलाफ था। वो इस पेचीदा काम से दूर रहना चाहता था और इसके लिए एक बार तो उसने गिरोह को भी छोड़ने का फैसला कर लिया था। किटसन यकीनन उस गिरोह को छोड़ भी देता अगर उस मामले में वो सुनहरे रंग के बालों वाली लड़की का दखल नहीं होता। उससे पहले ना तो किसी लड़की ने किटसन को इस ढंग से देखा था और ना ही उसके साथ इस ढंग से पेश आई थी। उस लड़की की आंखों में हौसलामंदी थी, बेबाक निडरता थी और किटसन के प्रति अपमान की भावना थी। किटसन खुद को औरतों पर हावी हो जाने वाला समझता था, लेकिन उस लड़की ने किटसन से जरा भी प्रभावित होकर नहीं दिखाया। किटसन के पूरे व्यक्तित्व के लिए यह एक खतरनाक अनुभव था और वो उस लड़की के बारे में सोचने के अलावा कुछ भी नहीं सोच पा रहा था। वो महज उस लड़की की वजह से इस प्लान में शामिल तो हो गया, हालांकि उसे आभास था कि वो किसी भारी बखेड़े में इस कदर फंस सकता है कि उसमें से निकलना नामुमकिन साबित होगा। लेकिन किटसन में उस लड़की की आंखों में अपने लिए तैर रहे अपमान के भावों का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। किटसन ने अपने विचारों को झटका और आसपास मौजूद झाड़ियों में निगाह डाली। जीपो कहीं नजर नहीं आ रहा था। किटसन ने ऊंची आवाज में उसे पुकारा, बाहर निकलो जीपो, कहां छिपे हो? जीपो चट्टान की ओट से प्रकट हुआ और बोला, मैं यहां हूं। किटसन उसके पास पहुंचा। किटसन जीपो के बगल में बैठता हुआ बोला, यह जगह छिपकर वार करने के लिए एकदम सही है। फिर उसने अपनी कलाई पर निगाह डाली और बोला, लगभग 20 मिनट में वो लोग यहां पहुंच जाने चाहिए। जीपो बेहद इत्मीनान से चट्टान पर लेट गया। वो ऊपर नीले आसमान को ताक रहा था और तिनके से दांत कुरेद रहा था। वो बोला, खुले आसमान को कभी गौर से देखा है तुमने? मुझे इसे देखकर हमेशा अपने घर की याद आती है। किटसन भारी बदन वाले जीपो को पसंद करता था। वो अच्छा सहयोगी था। वो ना तो ब्लैक की तरह लड़कियों के मामले में अपने गाल बजाता था, ना खामखा के मजाक किया करता था और ना ही किसी पर गैर जरूरी रौब जमाता था। ब्लैक निश्चय ही बेहद चालाक, हौसलामंद और अपने काम में वेल ट्रेन्ड था, लेकिन मुसीबत के समय साथ देने वाला तो हरगिज नहीं था। जीपो इस मामले में भरोसेमंद था। ब्लैक जहां मतलबी था, जीपो बिना किसी स्वार्थ के मदद करने में कभी भी संकोच नहीं करता था। किटसन चट्टान पर औंधा लेट गया और अपना सिर थोड़ा ऊपर उठा लिया, जिससे वो सड़क पर निगाह रख सके। किटसन ने जीपो से पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है जीपो? जीपो बोला, फिजौल में। ये इटली में है। क्या तुम कभी इटली गए हो? नहीं, किटसन बोला। जीपो ने आगे कहा, दुनिया भर में कोई और देश इटली के जैसा नहीं है। मैं 20 साल पहले वहां से आ गया था। जानते हो, इस काम से हासिल होने वाली रकम का मैं क्या करूंगा? मैं वापस अपने घर फिजौल चला जाऊंगा। मैं इटली पहुंचते ही एक कार खरीदूंगा और उसे ड्राइव करता हुआ घर पहुंचूंगा। मेरी बूढ़ी मां ये देखकर खुशी से नाच उठेगी। फिर मैं पहाड़ी के ऊपर बने एक घर की व्यवस्था कर लूंगा। मेरा बाप तो 10 साल पहले ही गुजर गया था। अब मुझे ही मां के लिए सब कुछ करना है। मेरी मां आज भी मेरे लौटने का इंतजार कर रही है। वहां पहुंचकर मैं शादी करूंगा और अपनी मां को दर्जन भर पोते पोतियां दूंगा।
अगर पैसा पास हो तो सब कुछ मुमकिन है। इस मामले में मॉर्गन सही कह रहा था। दौलतमंद शख्स दुनिया को अपनी जेब में रखता है। मैं भी यही करूंगा। दुनिया मेरी जेब में होगी। जीपो की बात सुनकर किटसन ने मन में सोचा, अगर तुम गोलीबारी के दौरान बच गए या बाद में पुलिस द्वारा धर ना लिए गए तो ही तुम अपने सपने पूरे कर पाओगे। जीपो ने किटसन से पूछा, वैसे तुम अपने हिस्से का क्या करने वाले हो किटसन? किटसन ने गहरी सांस ली और बोला, यह सब कुछ मैं रकम के हाथ में आ जाने के बाद ही सोचूंगा। अभी से कुछ सोचना कहना बेकार है। अभी पहले रकम तो पल्ले पड़ जाए, उसके बाद कुछ प्लान करेंगे। जीपो ने सुझाव दिया, देखो योजना जरूर बनाते रहना चाहिए। योजना कभी पूरी हो या ना हो, लेकिन योजनाएं बनाते रहने का एक अपना अलग ही मजा है। मैं सालों से यही तो करता आ रहा हूं। मुझे पता है कि मेरी कोई योजना कभी मुकम्मल तरीके से पूरी नहीं हुई, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। इतनी सारी रकम में क्या कुछ नहीं हासिल किया जा सकता? किटसन बीच में बोला, हाँ लेकिन अभी रकम हमारे हाथ में आई थोड़ी ना है। जीपो अपनी ही धुन में बोला, हाँ मैं जानता हूं कि तुम क्या करने वाले हो। तुम एक बेहद शानदार कार खरीदोगे, क्योंकि तुम एक दक्ष ड्राइवर हो। तुम्हारे पास एक शानदार कार तो होनी ही चाहिए। उसके बाद तुम एक पटाखा लड़की ढूंढ लेना, जिनी गॉर्डन जैसी। वैसे शायद तुम्हें पता ना हो कि सॉलिड इटालियन लड़कियां क्या खूब मजा देती हैं। पुष्ट सुडौल नितंब, पतली कमर और उभरे उन्नत वक्ष। मेरे लिए तो जिनी की उम्र काफी कम हो गई, लेकिन तुम्हारे हिसाब से वो एकदम परफेक्ट है। तुम दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। और उसके उखड़े व्यवहार की चिंता मत करो, वो महज एक दिखावा है। उस जैसी औरतें तो मोहब्बत के लिए बनाई जाती हैं, और तुम चाहो तो उसकी ऊपरी नकली मगर सख्त परत को पिघला सकते हो। किटसन उस तेज धूप में झुलसता हुआ ये सब सुन रहा था। अगर जीपो की जगह किसी और ने ये सब कहा होता तो किटसन ने उसे टोक दिया होता, लेकिन जीपो की बात कुछ और है। खुद किटसन के दिमाग में यही बातें चल रही थी। जीपो कुछ पल रुककर बोला, वैसे मुझे तुमसे कुछ और बात करनी थी किटसन। शायद तुम्हें यकीन ना हो, मगर कल रात जब मैंने इस मामले में शामिल होने की हामी भरी थी तो मैंने तुम्हारे बारे में भी सोचा था, क्योंकि तुम भी मेरी तरह पहले इस काम में शामिल होने के खिलाफ थे, लेकिन फिर अचानक तुमने हां कर दी। तुमने ऐसा क्यों किया? किटसन ने अपने हथेली से अपने चेहरे का पसीना पोंछा और उल्टा जीपो से ही सवाल कर लिया, अच्छा तुमने क्यों हामी भरी? जीपो ने स्वीकार करते हुए कहा, ऑब्वियसली उस लड़की की वजह से। वो कमरे में बड़े ही बादशाही और हुक्म चलाने के अंदाज में आई थी। उसने जब अपनी योजना बतानी शुरू की तो मुझे उसके आत्मविश्वास ने बड़ा प्रभावित किया। इससे मुझे खुद इस काम के हो सकने का यकीन हो गया। फिर उस लड़की ने जब ये साबित कर दिया कि इस सारे मामले को यकीनी तौर पर पूरी कामयाबी से अपने अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है, तो फिर मुझे अचानक से एहसास हुआ कि ऐसा हो जाने के बाद हासिल $2 लाख से मैं क्या कुछ नहीं कर सकता। मैं बड़ी मुद्दत से ये सपना अपनी आंखों में पाले था कि कहीं से बड़ा दांव मारकर एक मोटी रकम के साथ पूरे ठाट बाट से अपनी मां के पास वापस लौटूं, और इस प्लान पर अमल करके मेरा यह सपना साकार हो सकता है किटसन। किटसन ने बेचैनी से कहा, उस लड़की में कुछ अजीब सी बात है। दरअसल किटसन में इतना साहस नहीं था कि वो जीपो के सामने ये कबूल कर सके कि उसने लड़की की आंखों में अपने लिए नफरत और अपमान को देख लिया था, और इसी बात से डरकर उसने इस प्लान में शामिल होने के लिए हां कह दिया। वो उस लड़की को दिखाना चाहता था कि वो क्या चीज है, वरना उसे खुद इस प्लान के कामयाब होने की कोई उम्मीद नहीं थी। जीपो बोला, बड़ी अजीब बात है, इतनी सी उम्र में वो लड़की। एक सेकंड। अचानक जीपो ने अपनी बात को रोका और सतर्कता से अपना सिर उठाया। किटसन ने पूछा, क्या हुआ? जीपो ने जवाब दिया, मुझे कुछ सुनाई दिया, जैसे कोई चीज पास से गुजरी हो। क्या वो कोई सांप था? सांप? किटसन चिढ़ गया और बोला,
सांप हमारे पास भी नहीं फटकेगा। दरअसल किटसन जिनी की बातचीत को जारी रखना चाहता था। उसके लिए जिनी इस बेकार सी दुनिया में सबसे खास थी। जीपो बोला, नहीं, यहाँ सांप हो सकते हैं। मुझे सांपों से बहुत डर लगता है। एक बार मेरे छोटे भाई को एक सांप ने काट लिया था तो उसकी फौरन मौत हो गई थी यार, मुझे डर लगता है। किटसन खींच उठा और बोला, ओफ, तुम ये सांपों का जिक्र कहां से उठा लाए? हम उस लड़की की बात कर रहे थे, लेकिन तुम बीच में ही सांप और अपने भाई को ले आए। जीपो कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसे दूर धुएं का एक बादल उठता दिखाई दिया। उसने किटसन की बाह पर हाथ रखकर उस ओर इशारा किया। ए, वो देखो, वही है, शायद वो लोग आ रहे हैं। किटसन ने सांप की तरह बल खाती उस सड़क पर दूर तलक निगाह डाली। फिर अचानक उसके दिल में एक अजीब सा खौफ जागा। उसने अपने आप को संभाला और फुसफुसाया, हाँ, वही है, ये वही है। दोनों खामोशी से अपनी ओर बढ़ते ट्रक को देखते रहे। धूल उड़ाता हुआ ट्रक बड़ी ही तेजी से उस संकरे स्थान पर पहुंच गया। मोड़ से मुड़ते हुए वो एक पल के लिए उनकी आंखों से ओझल हुआ, लेकिन फिर अगले ही क्षण आगे बढ़ता हुआ दिखाई देने लगा। किटसन ने अपनी कलाई घड़ी पर निगाह डाली और टाइम नोट कर लिया। तब उन्हें ट्रक में सामने मौजूद ड्राइवर और गार्ड की झलक भी दिखाई देने लगी। जीपो बैठ गया था। उसका पूरा ध्यान अब उस ट्रक पर केंद्रित था। ट्रक आगे बढ़ता रहा और आखिरकार अगले मोड़ पर जाकर धूल के गुब्बारे में गायब हो गया। दोनों ने व्याकुलतापूर्वक एक दूसरे की ओर निगाह डाली। जीपो बोला, दिखने में काफी मजबूत लगता है, और वो दो आदमी पूरे शैतान की तरह दिखाई दे रहे थे। किटसन ने भी ड्राइवर और गार्ड को देखा था। वो उन्हें बखूबी जानता था। उसने मॉर्गन को तभी इनकी फितरत के बारे में आगाह भी किया था, लेकिन अब उन्हें साक्षात ट्रक में अपने सामने देख लेने के बाद और इस एहसास के बाद कि चंद रोज में ही इनके साथ एक खतरनाक मुठभेड़ होनी निश्चित है, ये सोचकर उसके जिस्म में खौफ की एक सर्द लहर गुजर गई। किटसन ने नियंत्रित लहजे में जीपो से कहा, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? आखिरकार तुम्हें तो इन सब का सामना करना ही नहीं है। वो दोनों चाहे ताकतवर हों या कमजोर, तुम्हें तो उनसे लड़ाई नहीं लड़नी। जीपो बोला, हाँ, वो आदमी इतने तगड़े हैं कि मुझे खुशी है कि मेरा उनसे कोई सामना नहीं होना। किटसन ने अपनी नोटबुक में ट्रक के वहां आने जाने का टाइम नोट करके अपना काम पक्का कर लिया। अब इस बारे में वो भूल भी जाए तो नोटबुक देखकर निश्चिंत हो सकता था। किटसन बोला, वैसे भी उन दोनों से मॉर्गन और ब्लैक ने निपटना है, हमें किस बात की चिंता? जीपो बोला, क्या बात कर रहे हो किटसन? लड़की का भी तो उनसे सामना होगा। इस पूरे प्लान में सबसे ज्यादा हौसलामंदी और बेहद खतरनाक काम उसके ही तो पल्ले पड़ा है। वो कह रही थी कि विपरीत परिस्थितियों में वो गार्ड को शूट भी कर सकती है। क्या तुम्हें इस पर यकीन है? किटसन इस बारे में पूरी तरह से श्योर नहीं था। किटसन खड़ा हुआ और सड़क पर निगाह डालता हुआ बोला, अब मुझे नहीं पता, आओ चलें। लेकिन ये बताओ, क्या तुम उस फौलादी कवच वाले बेहद अनोखे और पेचीदा किस्म के ताले को खोल सकते हो? जीपो बोला, मॉर्गन ने कहा था कि इसके लिए मुझे 3-4 हफ्ते का टाइम मिलेगा, और यकीनन अगर मुझे सही किस्म के औजार और इतना टाइम मिल गया तो मैं इसे खोल ही लूंगा। किटसन बोला, लेकिन मान लो अगर तुम्हें किसी गड़बड़ी के तहत जल्दबाजी और दबाव के तहत काम करना पड़े तो क्या होगा? जीपो का चेहरा यह सुनते ही व्याकुल हो गया। वो बोला, क्यों ऐसी अशुभ बात बोलता है लड़के? मुझे मॉर्गन पर पूरा भरोसा है। मुझे लगता है कि वो मुझे इसके लिए 3-4 हफ्ते का टाइम दे ही देगा, और इतने अरसे में तो कोई नौसिखिया भी उसे आराम से खोल लेगा। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं कार लेकर आता हूं। किटसन चट्टान से नीचे उतरकर चला गया। पीछे परेशान जीपो ने जिनी की हौसलामंदी और काबिलियत के बारे में सोचा और यूं अपने बैठते आत्मविश्वास को संभाला। उसने मन में सोचा, इस बारे में ज्यादा सोचना ठीक नहीं होगा। अब तक मॉर्गन की सभी बातें सही साबित हुई है, तो ये बात भी सही साबित होगी। सो बहुत ज्यादा सोचने घबराने की जरूरत नहीं है। ऊपर से लड़की को खुद पर यकीन है,
जबकि उसी के पास सबसे खतरनाक काम है, और जबकि खुद मैंने तो केवल ट्रक खोलना है और इसके लिए 3-4 हफ्तों का टाइम काफी है। मैं उसे आराम से खोल लूंगा। दूर वेलिंग आर्म्ड ट्रक अपनी मंजिल रिसर्च स्टेशन की ओर बढ़ता चला गया। उसमें सवार वर्दीधारियों को पता तक नहीं था कि उन्हें वॉच करा गया था। उनकी सारी गतिविधियों का बकायदा टाइम रिकॉर्ड किया गया था। ट्रक में बैठे दोनों वर्दीधारी अपने पीछे धूल का गुबार छोड़ते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहे। मॉर्गन ने शाम 8 बजे एक मीटिंग रखी थी। अपनी कलाई घड़ी तेज होने की वजह से ब्लैक इसमें शामिल होने के लिए 15 मिनट पहले ही जा पहुंचा। मीटिंग लूस ट्रिगर के पूल रूम में थी। ब्लैक भीड़ को चीरता हुआ मोटे वेटर की ओर बढ़ा। उसने पूछा, ऊपर अभी तक कोई पहुंचा या नहीं? वेटर ने कहा, नहीं, लेकिन दरवाजा खुला है। ब्लैक ने वेटर को स्कॉच लाने का ऑर्डर दिया और कोने में एक मेज पर जा पहुंचा। उसने अपने सिर पर हैट को पुनः व्यवस्थित किया और टाई की गांठ ढीली की। ब्लैक उस समय परेशान था। वो मॉर्गन के कैफे को लूटने के प्लान के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था। ब्लैक की शुरुआती जिंदगी बाकी तीनों के मुकाबले कुछ बेहतर रही थी। उसका पिता एक कामयाब व्यापारी था जिसने अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दिलवाई थी। वो अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता था, लेकिन डॉक्टरी करने के लिए मोटी मोटी किताबों में सिर खपाना ब्लैक के बस की बात नहीं थी। 2 साल कॉलेज की पढ़ाई के बाद एक दिन अचानक उसने पहले पढ़ाई और फिर घर भी छोड़ दिया। वो कारों का सेल्समैन बन गया। फिर उन्हीं दिनों उसे अपने में मौजूद औरतों के प्रति ना मिटने वाली भूख का पता चला और इसके नतीजे उसने अपनी आमदनी से ज्यादा औरतों पर खर्च करना शुरू कर दिया। अपनी शारीरिक भूख को शांत करने के लिए उसने कर्ज लिया और फिर उसी कर्ज को चुकाने के लिए उसे अपनी कंपनी की तिजोरी से $4000 चुराने पड़े। हालांकि उसने ये चोरी इंतहाई चालाकी से अंजाम दी थी, लेकिन फिर भी वो बदकिस्मती से पकड़ा गया। फिर 6 महीने की सजा। अपनी 22 साल की उम्र में वो पहली बार जेल गया। उसके बाद फिर गया। इस बार वो 2 साल के लिए गया। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। बाहर आने के बाद उसे एक बार फिर एक अन्य मामले में पकड़कर जेल भेज दिया गया। इस बार सजा 4 साल की थी। इस सब के बाद अब उसे जेल जाने से बड़ा खौफ लगता था। अपनी आखिरी जेल यात्रा के दौरान ही उसकी मुलाकात मॉर्गन से हुई थी, जो वहां अपनी 15 साल की सजा का आखिरी साल काट रहा था। दोनों साथ साथ जेल से रिहा हुए। अपने किस्म के धंधे में मॉर्गन की एक अलग ही किस्म की शोहरत थी, जिससे आकर्षित होकर ब्लैक उसके साथ मिलकर काम करने को तैयार हो गया था। जेल में उसने अपने साथियों से अक्सर सुना था कि मॉर्गन में अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बनने की कुव्वत थी। सबको यकीन था कि एक ना एक दिन वो ऐसा मोटा दांव मारेगा कि सब के सब भौंचक्के रह जाएंगे। आज ब्लैक 45 साल का था और उसे एहसास था कि अगर किसी मोटे काम बड़े दांव में शामिल नहीं हुआ तो उसका भविष्य अंधकारमय रहेगा। उसे मॉर्गन की काबिलियत पर यकीन था और वो मानता था कि उसमें ऐसे किसी बड़े दांव को बेहद कामयाबी से अंजाम तक पहुंचाने की काबिलियत थी, जिससे उसकी बाकी की जिंदगी को आराम से गुजारने लायक दौलत हासिल की जा सके। विस्की चूसते हुए ब्लैक ने अपने हिस्से की उस रकम पर ध्यान केंद्रित किया जो उसे फौलादी ट्रक को लूटने के बाद हासिल होने वाली थी। $2 लाख। इतनी रकम से तो वो ठाठ से यूरोप में रहकर दुनिया भर के तमाम मुल्कों की लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ा सकता था। वो पहले मोंटी कार्लो जाएगा और उसके बाद वो अपने ख्यालों से खुश हो उठा और तभी उसकी नजर उस पर पड़ी, जीनी गॉर्डन। जीनी को देखकर ब्लैक अपने आनंदित सपनों से बाहर निकला। जीनी गर्दन ताने आगे बढ़ रही थी। उसने खुले गले की हरी शर्ट और नितंबों पर गैर जरूरी रूप से कसी हुई पतलून पहन रखी थी। वहां मौजूद हर शख्स की भूखी निगाहें उसी पर थी। ये लड़की वाकई कयामत है, ब्लैक ने सोचा, लेकिन कमबख्त उतनी ही जिद्दी, बदमिजाज और सख्त जान भी है। एक बार इस काम से निपट लूं, ब्लैक ने सोचा, तो इसके साथ 1 हफ्ते के लिए लॉन्ग ट्रिप पे जरूर जाऊंगा। ये मेरे बिस्तर में भी यूं ही करिश्मा दिखाएगी। जिनी ऊपर जाती सीढ़ियों के पास पहुंचकर रुक गई। ब्लैक ने विस्की खत्म की
और उठ खड़ा हुआ। इधर जिनी ने सीढ़ियां चढ़नी शुरू कर दी थी। ब्लैक तेजी से आगे बढ़ा और उसके साथ साथ ही ऊपर पहुंचा। हाय जिनी, हम दोनों सबसे पहले पहुंचे हैं। वैसे ये पतलून तुम पर काफी अच्छी लग रही है। जिनी ने ब्लैक पर लापरवाही भरी निगाह डाली। ओह अच्छा, जिनी बोली और कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। उसके बाद उसने उस कमरे की लाइट्स जला दी और फिर वो मेज के पास जाकर बैठ गई। उसने अपना बैग खोलकर उसमें से एक कंघा और एक शीशा निकाला और अपने पहले से ही सवरे बालों को और संवारने लगी। ब्लैक एक कुर्सी घसीटकर उसके नजदीक आ बैठा और तारीफी निगाहों से उसे निहारने लगा। वैसे प्रोग्राम आज रात का ही है, ब्लैक बोला और कुछ क्षण रुककर आगे पूछा, डर लग रहा है? जिनी ने कंघा और शीशा वापस बैग में रखा और उसकी दूसरी जेब से सिगरेट का एक पैकेट निकाल लिया और फिर उसने पूछा, डर? किस बात का डर? ब्लैक ने अपने जेब से सिगरेट लाइटर बाहर निकाला और उसकी सिगरेट सुलगाई। इसी वक्त जिनी के सुर्ख लाल होठों में एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी और तुरंत लुप्त हो गई। ब्लैक ने पूछा, क्या बात है? जिनी की आंखें ब्लैक के हाथों में जलते लाइटर की तमतमाती लौ पर जमी हुई थी। ब्लैक ने उसकी आंखों की तरफ देखा और फिर अपने हाथ की तरफ देखा और पाया कि उसका खुद का हाथ कांप रहा था। ब्लैक लाइटर बुझाकर जबरन मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मैं डर रहा हूं। ब्लैक ने अपनी कोहनियां मेज पर टिकाई और आगे को झुककर बोला, मुझे डर है कि अगर आज रात किसी किस्म की गड़बड़ हुई तो हमारा अगला असली मिशन भी मुश्किल में पड़ जाएगा। सच कहूं तो मुझे ये आज रात वाला काम कतई समझ में नहीं आ रहा। मैंने इस बारे में मॉर्गन को समझाने की बहुत कोशिश की कि इस कैफे के बजाय वो ड्यूकस वाला पेट्रोल पंप लूटना बेहतर रहेगा, लेकिन वो राजी नहीं हुआ। कैफे वाले काम में दिक्कत यह है कि इसके दौरान कोई भी ग्राहक हीरो बनकर बहादुरी दिखाने को उतारू हो जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो उस सूरत में हमें गोली चलानी पड़ेगी, जिसके नतीजे में पुलिस हमारे पीछे होगी। जिनी ने सिगरेट का एक लंबा कश खींचकर उसका धुआं छोड़ा और ब्लैक को बड़े गौर से देखा और बोली, फिर तो हमें यह ध्यान देना होगा कि वहां कोई बहादुरी ना दिखाने पाए। ब्लैक बोला, यह कहना आसान है। जिनी ने बुरा सा मुंह बनाया और बोली, अच्छा। ब्लैक खींच उठा। क्या तुमने पहले किसी गिरोह के साथ काम किया है? ब्लैक ने पूछा। जिनी बोली, तुम्हें इससे क्या? ब्लैक बोला, ठीक है, अगर तुम्हें यूं ही रहस्यमयी बनी रहने का शौक है तो यूं ही सही, लेकिन याद रखो आज रात का सबसे मुश्किल काम तुम्हारे हिस्से में ही है। जब तुम वहां लोगों का पर्स ले रही होगी तो कोई भी तुम पर झपट सकता है, सो सतर्क रहना। जिनी बोली, मुझ पर कोई नहीं झपटने वाला। तभी दरवाजा खुला और किटसन और जीपो अंदर दाखिल हुए। उन्हें इस तरह एकांत में देखकर किटसन ठिठक गया। उसका चेहरा तमतमा गया, उसकी आंखें लाल होने लगी। ए, दूल्हा आ गया, ब्लैक ने कहा और तान देकर बकायदा एक शादी का गीत गाने लगा। जीपो इस मजाक पर मुस्कुरा दिया, लेकिन किटसन अभी भी गुस्से में था। वो गुर्राया, बको मत, ये बकवास बंद करो। ब्लैक ने गाना गाना तो बंद कर दिया, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी मजाकिया भाव थे। ब्लैक बोला, क्यों? तुम और जिनी एक न्यूली मैरिड कपल नहीं हो? मॉर्गन ने तो कहा था कि तुम दोनों अपने हनीमून के लिए एक कैरावैन किराए पर लेने वाले हो। किटसन चिल्लाया, मैंने कहा बकवास बंद करो। ब्लैक बोला, लेकिन तुम्हें इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? क्या तुम इसके साथ हनीमून नहीं मनाना चाहते? ब्लैक ने कुछ पल रुककर किटसन के जवाब का इंतजार किया, लेकिन किटसन को खामोश देखकर ब्लैक ने आगे कहा, क्या तुम्हें यह एहसास नहीं है कि एक कैरावैन के एकांत में इस जैसी हसीन साथी का साथ किस कदर मजेदार साबित हो सकता है? किटसन अब पूरी तरह से उखड़ गया, उसका खून खौल उठा। उसने 2 ही कदमों में मेज के पास तक की दूरी पूरी की और वहां पहुंचते ही ब्लैक के जबड़े पर एक जोरदार घूंसा जमा दिया। ब्लैक कुर्सी समेत उलटकर पीछे जा गिरा। वो फर्श पर धूल चाटता हैरानी से किटसन की ओर देख रहा था। किटसन गुर्राया, ऊपर उठ कमीने, मैं तेरी जुबान काट लूंगा। जीपो चिल्लाया, हे लड़के, और उसने किटसन की बाह पकड़ ली।
तो किटसन ने उसे झटक दिया। ब्लैक अभी भी फर्श पर पड़ा हुआ था और किटसन को बड़ी ही घृणापूर्ण नजरों से देख रहा था। ब्लैक बोला, मैं बड़े दिनों से इसी इंतजार में था। अब मैं तुझे बताता हूं कि असली मारधाड़ किसे कहते हैं। जैसे ही ब्लैक उठकर खड़ा हुआ और इससे पहले कि वो अपनी कही बात साबित कर पाता, कमरे में मॉर्गन ने प्रवेश किया। जीपो चिल्लाया, इन्हें रोको मॉर्गन, ये मरने मारने पर उतारू हैं। मॉर्गन उनके बीच में आकर खड़ा हुआ। उसकी पीठ किटसन की ओर थी और आंखें ब्लैक पर जमी थी। मॉर्गन ने दिखलावटी नम्रता से कहा, यह क्या पागलपन है। ब्लैक एक कुर्सी पर बैठ गया और अपना जबड़ा सहलाने लगा। मॉर्गन किटसन की ओर घुमा और उसकी आंखों में देखकर बोला, अगर आइंदा तुमने कोई गैर जरूरी हाथ पांव चलाए तो उसका नतीजा तुम्हारे हक में बेहद खतरनाक होगा। अब खत्म करो ये सब और शांति से बैठ जाओ। किटसन जिनी और ब्लैक से परे एक कुर्सी पर बैठ गया। जीपो अभी भी हकलान था। वो जिनी के करीब पहुंचा और बोला, मेरे यहां बैठने से तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं? जिनी बोली, मुझे क्या ऐतराज होगा। जीपो हिचकता हुआ वहां नजदीक की कुर्सी पर बैठ गया। मॉर्गन कमरे में इधर उधर भटकने लगा। उसने अपना हैट अपने माथे पर झुका रखा था और उसके होठों पर एक सिगरेट दबी हुई थी। और फिर वो बोला, ठीक है दोस्तों, अब जरा ध्यान से सुनो। हम आज रात 12:10 पर अपने मिशन को शुरू करेंगे। उस वक्त वहां पर काफी भीड़ रहेगी और हम पर किसी किस्म के काउंटर अटैक की संभावना भी कम होगी। किटसन इस मिशन में कार संभालेगा। मॉर्गन ने रुककर किटसन की ओर देखा और बोला, तुम्हें वहां उस इलाके की पूरी जानकारी है। तुम कार का इंजन चालू रखना। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो हम वहां से भाग निकलने में तुम्ही पर निर्भर रहने वाले हैं। तुम्हें वहां से निकलने के वक्त इस काबिलियत से ड्राइविंग करनी है कि कोई हमारा पीछा करना भी चाहे तो ना कर सके। जिनी, तुम, ब्लैक और मैं अंदर जाएंगे। मॉर्गन बदस्तूर चहलकदमी करता हुआ बोला, एक मशीन गन का इंतजाम हो गया है। तुम्हारे और ब्लैक के पास भी अपनी अपनी पिस्तौलें होंगी। जिनी मेरे साथ अंदर दाखिल हो जाएगी तो ब्लैक निकासी के दरवाजे पर जम जाएगा। हमारे अंदर दाखिल होते ही ब्लैक वो दरवाजा बंद कर देगा ताकि वहां से मैं पूरे कैफे के हॉल को कवर कर सकूं। मुझे उम्मीद है कि मशीन गन देखकर वहां मौजूद किसी भी शख्स में हीरो बनने की ख्वाहिश खत्म हो जाएगी। कोई फसाद करने की कोशिश नहीं करेगा। उन्हें धमकी देने के बाद हम उनके पर्स झटकने शुरू कर देंगे। जिनी, ये काम तुम्हें करना है। ध्यान रहे कि हमें केवल नगदी चाहिए और कुछ नहीं। ब्लैक, अगर इस दौरान कोई भी अंदर आने की कोशिश करता है तो तुम्हें दरवाजे पर ही मामला संभालना होगा। हमें तेजी से इस सारे वारदात को समेटना होगा और मुझे यकीन है कि ये काम 5 मिनट में निपट जाएगा। बहुत कुछ तुम पर भी निर्भर करेगा जिनी। सतर्क रहना कि पर्स सौंपते वक्त कोई तुम्हें ना धर ले। हमें वहां गोली चलाने की किसी भी नौबत को टालना है। जीपो ने यह सब सुना। वो मन ही मन खुश हुआ कि इसमें उसे शामिल नहीं किया जा रहा है। किटसन अभी भी शांत था। उसे भी सिर्फ कार ड्राइव करने का ही काम सौंपा गया था। वैसे भी उसमें कैफे में मौजूद भीड़ के सामने ये सब हौसलामंदी करने का साहस नहीं था। ब्लैक अभी भी गुस्से में था, लेकिन मॉर्गन के लफ्जों ने उसका दिमाग किटसन पर से हटा दिया था। ब्लैक बोला, तुम भले ही इससे संतुष्ट हो मॉर्गन, लेकिन मुझे ये सारा प्लान समझ नहीं आया। हमें भीड़ भाड़ वाले इलाके के बजाय किसी और जगह को निशाना बनाना चाहिए। चहलकदमी करता मॉर्गन थम गया और बोला, मैं जानता हूं, लेकिन हम इस काम में इसलिए हाथ डाल रहे हैं ताकि अपने बड़े मिशन को पूरा करने के लिए की जाने वाली सभी तैयारियों को फाइनेंस कर सकें। फिर मुझे इस काम से यह भी पता चल जाएगा कि अपने बड़े मिशन के दौरान तुम में से कोई घबरा तो नहीं जाने वाला। मॉर्गन आगे बढ़कर जिनी के सामने पहुंचा और बोला, यह तुम्हारी भी परीक्षा होगी जिनी। मैं देखना चाहता हूं कि तुम जितना बढ़ बढ़ कर बोलती हो, तुम्हारे हौसले भी उतने ही बुलंद हैं। यही वजह है कि तुम्हारे हिस्से में सबसे मुश्किल काम है। जिनी ने स्थिर निगाहों से मॉर्गन को देखा और बोली, कोई खास मुश्किल काम नहीं है, मैं इसे आसानी से कर लूंगी। मॉर्गन मुस्कुराया और बोला, बस यही तो आजमाना है। अब यह मीटिंग बर्खास्त की जाती है।
किटसन, तुम 12:10 पर जीपो की कार कैफे पर ले आना। इस वक्त 8:23 हुए हैं। तुम सब अपनी कलाई घड़ियां इसी समय पर सेट कर लो। मॉर्गन ने कहा तो सबने अपनी कलाई घड़ियों को एक ही समय पर सेट कर लिया। मॉर्गन ने आगे कहा, किटसन, तुम मशीन गन के साथ आओगे। तुम उसे कार की पिछली सीट पर रख लेना। तुम अकेले कैफे पहुंचोगे। मैं और एड ब्लैक वहां पैदल पहुंचेंगे। मैं अंदर दाखिल होने से पहले कार में से मशीन गन को निकाल लूंगा। इतना कहकर मॉर्गन जिनी गॉर्डन की तरफ पलटा और बोला, जिनी, तुम भी ठीक 12:10 पर वहां पहुंच जाना। जिनी ने हां में सिर हिलाया। मॉर्गन बोला, ठीक है, यहां से जाते वक्त तुम्हें मशीन गन लू देने वाला है। जीपो, तुम भी इसके साथ हो जाना। अच्छा, अब 12:10 पर मिलते हैं। किटसन और जीपो उठकर कमरे से बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद मॉर्गन बैठ गया और उसने जिनी से पूछा, तुम ठीक हो? जिनी ने भौं चढ़ाकर पूछा, क्यों, मुझे क्या होना था? मॉर्गन बोला, मुझे बहलाने की कोशिश मत करो जिनी। मैं दर्जनों बार इस किस्म के कामों को अंजाम दे चुका हूं, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ी घबराहट रहती ही है। मैं जानना चाहता हूं कि तुम घबरा तो नहीं रही हो। आज रात के पूरे कांड में तुम्हें अपना रोल तो पसंद है ना? जिनी कुर्सी खिसकाकर उठ खड़ी हुई। उसने सीधे मॉर्गन की आंखों में झांका। क्या मैं तुम्हें घबराई हुई सी नजर आ रही हूं? उसने पूछा और फिर बोली, 12:10 पर मिलते हैं। इतना कहकर वो घूमी और दरवाजे की ओर बढ़ गई। चलते चलते उसके शरीर के उतार चढ़ाव बेहद उत्तेजक नजारा पैदा कर रहे थे। जिनी बिना मुड़े बाहर निकल गई। दरवाजा फिर से बंद हो गया। ब्लैक बोला, ये लड़की वाकई सख्त जान है। मॉर्गन बोला, हो सकता है, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े सख्त जानों को बड़े गलत मौके पर गड़बड़ाते हुए देखा है। इतना कहकर मॉर्गन खड़ा उठा और बोला, चलो यहां से चलते हैं। इसके बाद मॉर्गन और एड ब्लैक उस कमरे से बाहर चले गए। दोस्तों, इस सीरीज का 3rd पार्ट अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसका 4था पार्ट जल्द ही आएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मुझे और इस कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।